हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बहुत सारी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को जब हम देखते हैं तो अपने मिलिट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें ये लोग इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ़रवरी में यानी 2022 एक सेमिनार से वो एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि यार, हम बहुत सारी चीज़ें लेते तो हैं, बहुत सारा पैसा हम उस पे खर्च करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें लेट मिलती है, जिसकी वजह से फिर उसकी शायद वो बेनिफिट नहीं मिलता फ़ोर्सेस को, जो हमें चाहिए होता है। यानी वो ये कहने का मतलब था कि वो जल्द से जल्द उस चीज़ को चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने फ़ैसला किया है कि हम मैक्सिमम चीज़ें जो हैं, वो अपनी प्रोड्यूस करेंगे, यानी मेक इन इंडिया। आपने इससे पहले आईफ़ोन 14 के हवाले से मैंने एक सोलो शो किया था, वहाँ पे भी बात की, लेकिन आज हम मिलिट्री के हवाले से, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, इनके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान का जो F-17 थंडर या तेजस है, जो इंडियन मेड जेट फाइटर है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। और बात करने के लिए मुझे आज जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया, सुमित पीर साहब। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फगर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन सर। सुमित जी, एक तो ये बताइएगा कि मेक इन इंडिया में सिर्फ मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं है, लेकिन क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जिनका भी हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हम बात करते हैं, इवन पाकिस्तान भी एक काफ़ी सारा पैसा खर्च करता है। तो मेक इन इंडिया से अभी तक जब मोदी जी ने इस साल फ़रवरी में कहा था, ये कोई ओवरनाइट नहीं होनी ये चीज़ें, ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी किस तरफ अभी मतलब आप लोगों की नेवी है, एयर फोर्स है, या फिर आप लोगों की जो ग्राउंड फोर्स है, जिसको आर्मी कहा जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसकी तरफ मतलब वो बनानी शुरू हुई है और उसका जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर बैन लगाया गया है? जी, फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये जो मेक इन इंडिया था, ये एक बार 15 अगस्त का कुछ साल पहले मोदी जी ने लाल किले से बोला, कम मेक इन इंडिया। ओके, तो वो उसका वो आपने देखा लोगो वगैरह वो तब डेवलप किया गया, तो तब ये कॉन्सेप्ट था। फिर आया कुछ टाइम पहले आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर होता है इंडिपेंडेंट, मतलब सेल्फ ओके, डिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट। तो ये राइट, मेक इन इंडिया और इंडिपेंडेंस, इन दोनों को हमें मिला के देखना पड़ेगा, आइसोलेशन में नहीं देखना पड़ेगा। जी, अब इस इनिशिएटिव के कारण जो हमारी ये वैक्सीन बनी है, भी आत्मनिर्भर भारत में बनी है, राइट। जो हमारा कोविड प्लेटफॉर्म बना, जिसे हम दुनिया की 40 कंट्री यूज करती, 40 से ज्यादा, वो भी हमारे आत्मनिर्भर भारत में बना है। राइट, कई ऐसी चीजें हैं जो हम जरूरत जिंदगी है, जो हमने इस इनिशिएटिव के खिलाफ अगेंस्ट बना ली। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक टाइम में हम चाइना से 800 करोड़ की अगरबत्ती इंपोर्ट करते थे। अगरबत्ती, समझ रहे हैं? ओह! अगरबत्ती। तो मैंने अपने नेशनल टीवी पे खूब शोर हंगामा चिल्लाया था। मैं कहा, हम चाइना से अगरबत्ती क्यों ला रहे हैं, हमारे पास अगरबत्ती नहीं क्या? तब मैंने भी एक आइडिया दिया था। मैंने कहा, कुछ ऐसी आइटमें होनी चाहिए जिनको बिल्कुल बैन होना चाहिए, जिनका इंपोर्ट हो ही नहीं सकता। अगरबत्ती उनमें से एक ऐसी चीज है, क्योंकि अगरबत्ती चाइना से मंगाने का कोई मतलब नहीं है, जी, राइट। तो वो फिर वो मतलब ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी रही, फखर भाई, वो बैन हो गया। चाइना से कोई अगरबत्ती नहीं आ रही, वी आर नाउ डूइंग हियर। और ऐसे कई सारे इनिशिएटिव उससे आए। कई यस, बार आप टीवी वगैरह पे जाते हैं, तो आप थोड़ा बोलते हैं, तो किसी ना किसी के कान में बात पड़ जाती है, और ये जो चीजें इधर उधर कोनों में छुपी रहती है, तो ये थोड़ा बाहर निकल गया तो इनका सोल्यूशन निकल जाता है। जी, बिल्कुल, अब आप आते हैं, तो पहले आपकी सवाल का जवाब दूं, तो काफी सारा देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ सी चेंज व्हिच दीस टू इनिशिएटिव्स हैव ब्रॉट इन। नाउ ये इनिशिएटिव नहीं, ये मूवमेंट है। दिस अ मूवमेंट नाउ, एंड इट इज वर्किंग लाइव एंड किकिंग। अब आप आते हैं, फौज की बात करें। जी, पहले करीब 2-3 साल पहले, 3 एक साल पहले, करीब 200 आइटमों की लिस्ट निकली थी कि ये 200 आइटम है, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी। राइट, फिर एक 400 आइटमों की लिस्ट और निकली, तो टोटल हो गए 600। आज के डेट में 1000 से 1200 करीब छोटी मोटी आइटमें मिला के जो इंपोर्ट लिस्ट पे एम्बार्गो है, ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। मोटी मोटी कुछ चीजें गिना दूं। देखिए, हमें सलाहियत है अग्नि बनाने की, पृथ्वी बनाने की, आईसीबीएम बनाने की, मंगलयान बनाने की, 104 सैटेलाइट लॉन्च करने की, पर हम ब्लड प्रूफ जैकेट बाहर से लाते थे। जी, ब्लड प्रूफ, बिल्कुल, समझ रहे एग्ज़ैक्टली, ब्लड बिल्कुल, प्रूफ जैकेट, बिल्कुल, ये बाहर यस, से लाते थे। हमारी नेवी का 70 से 80% एम्यूनिशन बाहर से आता था। हाँ, बाकी जो हम ये सब चीज कर सकते, पर ये नहीं कर सकते हम। आईसीबीएम बना सकते हैं, बट गोली हम बाहर से लेते थे। अब कारण कुछ भी थे, बहुत चीजें होती है इसमें। हमने 30 साल तक होविट्जर गन नहीं लिया। एक के बाद करप्शन, एक के बाद एक करप्शन, एक के बाद एक करप्शन। ठीक है जी। ये एलसीए वेलसीए जो मोदी जी है, तो सब ठंडे बस्ते में पड़े थे, कुछ नहीं हो रहा था, सब बिल्कुल सेटिंग बंद थी इसकी।
जी, आपने देखा राफेल की डील आई गई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये सब चीज़ें चलती थी यहाँ पे। पहले उन्होंने बोला देखो भाई ये जो चीज़ें हैं एक्सेप्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते। राफेल इज़ अ 5th जनरेशन 4th जनरेशन फाइटर है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। राफेल में कुछ चीज़ें बनाई गई है जो हमारे लिए केवल बनाई गई है, वो वेरिएंट इंडिया को ही मिलेगा। जैसे सुखोई का एक वेरिएंट केवल इंडिया में आता है, तो राइट। आप ये मंगा सकते हैं, ये हमारी ज़रूरत है। अब 3-4 अब देखिए, अगर हम आज आर्मी की बात करें, आज हमने AK-203 इंडिया में बन रही है, उसका एम्यूनिशन इंडिया में बन रहा है। कई सारे हमने नए पिस्टल इंडिया में बना दिए, ब्लड प्रूफ जैकेट, हेलमेट, और जो नया आर्मर हमने बनाया फुल बॉडी आर्मर वो बनाया। अभी आपने देखा होगा नाइट विजन ग्लासेस हो, नाइट विजन कैमरास हो, लाइक हीटिंग इक्विपमेंट हो, जो ना जो ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे आता जी, है, हाई जी। ऑल्टीट्यूड की थिकनिंग वाले वो जैकेट हो, विंडशील्डर्स हो, जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी है, फूड स्टोरेज के जो पैकेट्स है, वो जो स्नो स्कूटर्स है, वो सब हमने अभी इंडिया में बना लिए। अब आप बात करें, अभी हमने बनाया सोरेन ड्रोन। सोरेन ड्रोन जब चाइनीज गलवान में आए थे तो उनके पास छोटे ड्रोन थे जिनका हमारे पास तोड़ नहीं था। अब सोरेन ड्रोन हमने बनाए, 8.5 किलो का ड्रोन है, ट्यूब से लॉन्च हो सकता है, कहीं भी 1.5 किलो, 1.5 घंटा वो आसमान में रहता है, और करीब 70-72 किलोमीटर के हिसाब से चलता है, 3.5 किलो का पेलोड भी लॉन्च कर सकता है। ट्यूबुलर है, एक ट्यूब से एक लॉन्च करो, मल्टी लॉन्च करो। ये हमने केवल कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन इसको 5 महीने में लाए, केवल 5 महीने में इसको आर्मी को दे दिया। फिर गलवान में चाइनीज के पास थी वो ऑल टेरेन व्हीकल्स या मल्टी टेरेन व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, वो बख्तरबंद गाड़ी जो हर जगह पे चलती है। जी, हमारे पास उस लेवल की गाड़ियां नहीं थी, अभी टाटा ने वो गाड़ी बना के दे दी और अभी हमने डिप्लॉय कर दी। हमारे पास वो ब्लड प्रूफ और ब्लास्ट रेजिलियंट वो कम्बैक्ट जिन्हें बोट्स कहते हैं, जो पैंगोंग में चलती, चाइना के पास थी, हमारे पास नहीं थी, उस क्वालिटी की नहीं थी, हमने उनसे बेहतर बना दी। ये इनमें से हमने कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की, ये मैं आपको हाल फिलहाल की बात ओके। बता रहा हूँ। अभी पीछे 5-6 महीने का हिसाब किताब बता रहा हूँ। जी, अब आप नेवी में जाइए, नेवी का भी 80% एम्यूनिशन जो इंपोर्ट होता था यहाँ बनता है, पहली बात। ये देखिए, 80% इंपोर्ट होता है, 80% यहाँ बनने लगा। और आपने भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे तो हमने बात की थी, इतना बड़ा बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल मार्वल जो दुनिया में केवल 6 कंट्रियां बना रही, वो हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया, पर गोली हम बंदूकी बाहर से लाते थे, गोली बंदूकी हुँ, बाहर हुँ। से लाते थे। जी, अब आइए आप, ये रही जी एयर नेवी की बात हो गई, ये रही आपकी आर्मी की बात हो गई। अब एयरफोर्स में बात देखिए, एयरफोर्स में आप तेजस देख लीजिए, एयरफोर्स में हमने अपने ड्रोन्स बनाए हैं, वो देख लीजिए। एयरफोर्स में हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की है, बहुत सारे अपने रडार्स बनाए हैं, जी। बहुत, जैसे ये चाइना का J-20 है फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं कि ये स्टेल्थ फाइबर फाइटर है, पर जो हमारा सुखोई में एमकेआई में जो आज आज रडार लगा एमकेआई में, दैट कैन सी J-20 इवन टुडे। हुँ, तो अभी जो हमारी सुखोई फ्लीट थी, एक यूपीए के टाइम में उनकी अवेलेबिलिटी करीब 55% होती थी, स्पेयर्स नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं था। आज उसी फ्लीट की अवेलेबिलिटी 95% है। जी, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ डेवलप की गई, इंडिजिनस की गई, कुछ लाई गई, कुछ बनाई गई। तो अब ये जो करीब 1000-1200 चीज़ों की लिस्ट है, आप इनको इम्पोर्ट कर ही नहीं सकते, तो आपको यही बनानी है, यही प्रोडक्शन करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। और हमारा प्राइवेट सेक्टर इसमें बढ़ चढ़ के सामने आया। जी। 3 फायदे फ़ाखर भाई, पहले आपकी सारे जो, ऐसा ना कि बंदूक तो आपके पास बहुत बड़ी रखी है, गोली इम्पोर्ट होगी, तो पहले गोली यहाँ बनने लगी, पहली बात। ओके। कॉस्ट बचा, टाइम बचा, और नाउ यू कैन कीप ऑन अपग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स। नहीं तो अपग्रेडेड प्रोडक्ट आपको मिलता ही नहीं था, अपग्रेड, फिर नया टेंडर, फिर नई हुँ, कहानी, यहाँ अपना है अपग्रेड। तो कॉस्ट, टाइम, एनर्जी, टाइम सारा बचा, और टेक्नोलॉजी पे आपका कंट्रोल आ गया, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे हर छोटे बड़े प्रोडक्ट के लिए जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये इसमें फायदे हुए डिफेंस में, और जी, ऐसे फायदे हर जगह हुए। बट डिफेंस हैज बीन अ मेन बेनिफिशियल, क्योंकि जो पैसा लगाना, इक्विपमेंट खरीदने से मना नहीं है, जी। आपको जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, जो आपको जरूरत है, उस पे लाइए। छोटे मोटे चीजों पे, बंदूक, गोली, आर्मर, नाइट विजन, ये इन सब की जरूरत नहीं है। आपको होविट्जर चाहिए, भाई हेली लिफ्टेबल, ठीक है, आप लाइए। आपको राफेल चाहिए, ओके, आप लाइए। आपको ऐसी राइट, कोई चीज चाहिए, आपको S-400 चाहिए, आप S-400 लाइए। बट ये छोटी मोटी चीजों पे जो पैसा लगता था वो खाली हो गया, और राइट। अब ये बड़ी चीजें लाने के लिए बजट भी खाली हो गया। जी। बिल्कुल, ये बात तो है कि जो लोकल चीज़ें बनती है तो यकीनन उसपे जो बजट होता है अगर वो मतलब 100% तो हम नहीं कहते लेकिन 40-50% अगर उसमें कट लग जाता है, कम हो जाता है तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और जो फ़ॉरेन रिज़र्वायर्स का मतलब बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इस्तेमाल होता है उसमें तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन सुमित जी एक चीज़ तो ये कि यकीनन आप हो या हम फ़ॉरेन टेक्नोलॉजीज़ और स्पेशली मिलिट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो आप रशिया से लेते हैं, आप अमेरिका से लेते हैं, आप फ्रांस से लेते हैं, हम चाइना से लेते हैं या इटली से लेते हैं या किसी से भी लेते हैं। लेकिन हमारी डिपेंडेंसी है उनके ऊपर। तो
मतलब हाउ इट्स पॉसिबल कि हम उन सारी चीज़ों को बिल्कुल एक साइड कर दें और हम कहें कि नहीं जी हम इसको वो करेंगे। क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज़ का? अपनी चीज़ें बनाना मेरे ख़्याल में वो बेस्ट चीज़ है। जो भी कंट्री बनाता है, अमेरिका बनाता है, कभी उनकी इकोनॉमी जो है उसको कुछ नहीं होता। लाज़मी-सी देखिए बात है वो दुनिया को भी देता है और अपने पास भी रखता है। हालाँकि इतनी जंगें लड़ता है, फिर भी स्टेबल है। देखिए फगर भाई, हुआ क्या है कि अगर आप ये देखें, जैसे मैंने आपको तेजस की बात की थी। जी, बिल्कुल। आज तेजस की दुनिया में करीब 10-12 कंट्रियों से डिमांड हमारे पास है, और हमने ये भी बताया, कल परसों की बात है, विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। अभी एक ही दिक्कत थी, हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम थी। करीब 32 जहाज हम साल में बनाते हैं, अब उसको डबल ट्रिपल कर रहे हैं, क्योंकि ओके। 100 के तो अपने एयरफोर्स, 100-150 का तो अपना एयरफोर्स का ऑर्डर पड़ा, बाकी कंट्रियों से और ऑर्डर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, समझने की बात ये है कि जब हम ये चीजें करते हैं, तो अब इसमें है कि इनिशिएटिव है, आपका फोकस है, नहीं है। जी, जब पहले इनिशिएटिव ही नहीं था, फोकस ही नहीं था, जब सारा माल इंपोर्ट ही करना था, आप जानते हैं कमीशन वमीशन सब सब चीजें चलती थी। जी, बिल्कुल। बोफोर्स आपने सुना ही था, बोफोर्स वोफोर्स जैसे बहुत चीजें हुई यहाँ पे। जी, बिल्कुल। बट अब जब फोकस आ गया, नहीं इंपोर्ट नहीं करना, यही बनना है, तो अब तेजस भी बन गया। तेजस का मैक 2 भी आ रहा है, तेजस पे अमैक एक और जो थर्ड वर्जन है वो भी आ जी, रहा जी। है। अब हम होवित्जर गन भी बना रहे हैं, राइट, हम मिसाइल शीट भी अपना बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर भी अपना बना रहे हैं, हुँ। राइट। तो ये है कि आपको फोकस का, अमेरिकन इंडस्ट्री आगे क्यों थी? अमेरिका का शुरू से इस पर फोकस था। हाँ, बिल्कुल। भाई अमेरिका का शुरू से उससे फोकस था। अगर हमने तब, जब लॉकहीड मार्टिन शुरू हुई थी, अगर हमने उसी का एक वर्जन यहाँ शुरू किया होता, तो लॉकहीड के बहुत ज्यादा आसपास, दूर नहीं होता, आसपास ही होता। अगर लॉकहीड यहाँ तो वो यहाँ होता, जी। बहुत ज्यादा फर्क नहीं होती। जी, जी, बिल्कुल। अब क्या होता है, जब इनको इम्पोर्टेड ऑर्डर मिलते हैं, देखिए फौज में और जंगी सामान की कोई कीमत नहीं होती। जैसा मुल्क वैसी कीमत, उसकी कोई रेट लिस्ट नहीं होती। बिल्कुल सही। जिसको चाहिए पैसे देगा, लेगा, बात खत्म। बिल्कुल। अब रैप्टर चाहिए आपको 300 मिलियन का, ले लो। 300 मिलियन डॉलर रखो, टैप रैप लो, नहीं तो मत लो। उस पे भी यूएस बिल्कुल। बोलेगा मैं आपको बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, एक्सपोर्ट हाँ, कंट्रोल है, ये मत। अलग एक चीज़ है। हाँ, तो अब ये जो पैसा इनके पास आता है, ये इनको आर&डी करने में, ये इनको नए प्रोडक्ट डेवलप करने में मदद करता है। ओके। तो अगर, तो इसलिए वो टेक्नोलॉजिकली आपसे हम आगे रहेंगे। ये एक साइकिल है, जैसे जैसे आप अपना जाओगे, जितना आप इनको पैसा कम दोगे, उनका उतना, ये समझिएगा, जितना आप उनको पैसा कम दोगे, उतना ही विद टाइम इनका टेक्नोलॉजिकल एज भी आपसे कम होता जाएगा। आपका पैसा उन्हें टेक्नोलॉजी देता है, उनका अपना पैसा टेक्नोलॉजी नहीं देता। बिकॉज जो हुँ। 300 मिलियन का रैप्टर बिकता है, मेरे हिसाब से, क्योंकि ओईएम में कुछ नहीं, फगर भाई, ओईएम में तो ये भी होता है, छोटी सी पीसी भी होती है, इतनी सी, जी, जी। $50 में जो बनती है, बिकती है $50,000 में। तो यहाँ पे कोई कॉस्ट हैज नथिंग टू विद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज हुँ। डिटरमाइंड बाय द मार्केट और व्हाटएवर, कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ओके। अब आपको 300 मिलियन का आप रैप्टर लेंगे, मान लीजिए, हो सकता है 50 मिलियन में बनता हो, 20 मिलियन में बनता हो, 280 मिलियन का अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है एक पीस पे, तो तभी उनके आर&डी होगा, तभी उनके इंजीनियर हायर कर पाएंगे, बेस्ट से बेस्ट ब्रेन्स ला पाएंगे दुनिया के। अब आप देखिए टोयोटा और होंडा कैसे दुनिया के बादशाह बनी गाड़ियों में। बिल्कुल, जब बिल्कुल। उनकी गाड़ी अमेरिका में गिरी, जब अमेरिका में बिकने लगी, अमेरिका में नंबर 1 नंबर 2 पे वो रहने लगे, तो सबसे बड़ा गाड़ियों का मार्केट अमेरिका। वो जी, जो पैसा आया, उससे उससे खुले आर&डी सेंटर, उससे बनी टेक्नोलॉजी, उससे टेक्नोलॉजी में कॉस्ट इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी ला पाए। तो जी। ये जो हम पैसा देते हैं, जैसे जितना पैसा तुम्हारा कम जाओगे, उतनी आप देख लेना, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रहा हूं, उतना ही इसका एज भी कम होता जाएगा। योर मनी क्रिएट्स देयर एज, यू लोअर ओके। द मनी, द एज इज काइंड ऑफ नॉट देयर, और आप उनके आसपास आओगे। जी। बट हाँ, कुछ प्रोडक्ट स्पेशलाइज है, जैसे हम S-400 की बात करें, वो एक अलग चीज है। अब रफेल जो हमारे लिए वर्जन बना है, जो उसमें मिसाइल्स लगे, कुछ एक तो हमारे लिए ही स्पेशल बना है, वो एक अलग चीज है। पर ऐसा नहीं, बना नहीं सकते, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल है। बट फखर भाई, अभी कितने 4-5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, इतना अच्छा रिजल्ट सामने। अगर यही 70 साल से कोशिश कर रहे होते, तो आज रिजल्ट ही कुछ होती, कहानी कुछ और होती। आज बिल्कुल। हमारा वेपन एक्सपोर्ट चाइना से ज्यादा है। वी आर एक्सपोर्टिंग मोर वेपन्स देन चाइना टुडे, मतलब हुँ। निमारी। जी। राइट। अच्छा एक अगर आपने तेजस की बात की मतलब क्या डिमांड है इसकी और अगर इसका मैं कंपैरिज़न करूँ जेएफ-17 थंडर, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि जेएफ-17 थंडर और ग़ालिबन इसको लाइट जेट फाइटर्स कहा जाता है तेजस को भी और जेएफ-17 थंडर को भी। तो आप क्या मतलब वो करते हैं? क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि शायद 4 या 5 कंट्रीज़ आप लोगों से वो खरीदना चाहता है वो जहाज़। जी, तो यकीनन उसमें ग़ालिबन ऑस्ट्रेलिया का नाम भी था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जी। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट कि बड़ा मुल्क है। लेकिन इसके बावजूद क्या मतलब आप कंपैरिज़न अगर करते हैं दोनों का वो और कौन-कौन से कंट्री आपसे वो जहाज़ खरीदना चाहते हैं? अभी फ़खर भाई करीब 7 से 9 कंट्रियों की लिस्ट है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है,
जी। वो भी उनको भी पता, उनको भी किसी चीज़ के लिए तेजस चाहिए। अभी ऑस्ट्रेलिया भी है, अभी मलेशिया भी है, अभी हमारे पास करीब पूरे नाम मुझे याद नहीं, 7 से 9 कंट्री है जिनसे हमारे पास इंटरेस्ट है और आरएफपी-वारएफपी स्टेज पे बातें चल रही। अर्जेंटीना, अभी लेटेस्ट अर्जेंटीना जुड़ा है। जी। अभी जयशंकर साहब कहते हैं अर्जेंटीना जुड़ा है। तो अब अगर आप तेजस की बात करें, देखिए 5-10 टेक्निकल पैरामीटर्स में फटाफट बात कर लेते हैं जेएफ-15 से। अगर आप जेएफ-17 के डिजाइन में जाएं, ये था मिग-23 का डिजाइन, जो रशिया ने अबंडन किया था प्रोजेक्ट 1994 में। इसलिए जो जेएफ-17 का थंडर का डिजाइन है, वो मिग-23 का डिजाइन है जो रशिया ने प्रोडक्ट अबंडन किया था, इन्होंने उसी पे हुँ, आगे बढ़ाया। पहली बात, इसमें कंपोजिट अलॉयज का काम नहीं है, राइट? और जो तेजस है, ये अभी का डिजाइन है, अभी का मटेरियल है, तो इसकी जो इसमें काफी सारी अलॉयज लगी है, राइट? जी। दूस और बड़ी डिफरेंशिएटर क्या है, देखिए अगर आप तेजस को देखिए, तेजस कैन बी रिफिल्ड इन द एयर, जेएफ-17 कैन नॉट बी रिफिल्ड इन द एयर। हुँ, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एयर रिफिलिंग जेएफ-17 में नहीं है। जी। दूसरी बात में, तेजस में आप कोई भी मिसाइल मिसाइल सिस्टम लगा सकते हो, इट इज टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म एग्नोस्टिक। वाइल जेएफ-17 में आपको केवल चाइनीज मिसाइल ही लगेगी और कोई मिसाइल नहीं लगेगी। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 जो है कि अगर जो इसका इंजन है, हमारा जेएफ-17 का, इसको 300 आवर ऑफ रनिंग, 200 से 300 आवर ऑफ फ्लाइंग, उसके हुँ, बाद ये रिपेयर करना पड़ता है। इंजन में टॉर्क और थ्रस्ट कम है। अगर आप यही तेजस का इंजन लेंगे, तेजस में यूएस जीई का इंजन लगा है, इसमें वही इंजन लगा जो एफ-22 में लगा है, सेम राइट। इंजन। जी, जी। तो इसका थ्रस्ट और टॉर्क ज्यादा, और इसको रिपेयर करना पड़ता है आपको 3000 घंटे की फ्लाइंग के बाद। यहाँ 300 है, वहाँ 3000 घंटे, तो अवेलेबिलिटी हुँ, ऑफ द एयरक्राफ्ट इज मोर। और जो कुछ दिक्कतें जबकि जेएफ-17 थोड़ा तेजस से सस्ता है, तेजस इज मोर एक्सपेंसिव देन जेएफ-17। इसमें अब हमने क्या किया, तेजस में हमने ब्रह्मोस भी लगा दिया, हुँ, तो ब्रह्मोस के छोटा वर्जन, विच मेक्स इट अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन। मैन्यूवरबिलिटी अच्छी है, टॉर्क अच्छा है, स्पिन रेशियो अच्छा है, और जो लैंडिंग की जगह चाहिए, अब तेजस शिप पे भी उतरता है, लैंडिंग की जगह भी इसको छोटी काफी जगह पे लैंड कर सकता लैंड है। करता है, छोटी जगह पे टेक ऑफ कर सकता है। राइट। इसमें एक और जो विशेषता है, एक तो इंजन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। अच्छा, जो तेजस का रडार है वो करीब 100 किलोमीटर तक, 100 से 150 किलोमीटर तक रेडियस में। उसका, हाँ, जो जेएफ-17 की वो 50 से 70 किलोमीटर तक है। तो हुँ, कहते हैं इफ दे कम सामने-सामने, बिफोर जेएफ-17 नोज़, तेजस कैन ऑलरेडी सी इट। दिस इज़ अ, हुँ, और जो आपके जेएफ-17 में से 3 कमियाँ हैं, जिसके कारण पाकिस्तान का 40% फ्लीट आज भी ग्राउंडेड है। पहली कमी है कि एक तो ये कंपोजिट मेटल से नहीं बना। ठीक है जी, एक इंजन वाला हमने बात कर ली, रिफ्यूलिंग नहीं होगी। जी, जी। एक फ़खर भाई जो दिक्कत है, जो जो रडार लगा, एक तो रेंज नहीं है उसकी, रडार का जो एंकरेज है बहुत हेवी है। पुराने ज़माने का रडार लगा, वो टूट जाता है। ओके। फ्यूज़ेलाज़ में बहुत क्रैक्स है, और जहाँ विंग्स जुड़ते हैं वहाँ बहुत क्रैक्स है, और जो इजेक्शन है जिससे पायलट बाहर निकलता है, जी, जी, जी। दैट इज़ नॉट रिलायबल। ये 4 नोन डिफेक्ट्स है, ये सबको पता है। मतलब ये मैं आपको कोई अपनी हुँ। मतलब कोई कोई मेरे पास जासूसी कोई यंत्र नहीं है, बट ये 4 डिफेक्ट जो सबको पता है, और यही राइट। 4 डिफेक्ट्स को तेजस कवर करता है। इसीलिए तेजस की डिमांड जो है, जबकि महंगा है, महंगा होने के बावजूद भी तेजस की डिमांड ज्यादा है देन जेएफ-17। तो ओके। these are the 5-6-7 differentiators where that Tejas scores over GF-17, though GF-17 is cheaper in price than Tejas. अच्छा, तो अगर हम ये कह दें कुछ दिन पहले एक इसी तरह जेट फाइटर के एक एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी तो जी, मैंने कहा जी क्या कंपैरिज़न है? उनके पास राफ़ेल है, हमारे पास जेट एनसी हमने अभी रिसेंटली परचेज़ किया, आप लोग के राफ़ेल के बाद। तो मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई राफ़ेल मतलब कमतर है और जेट एनसी बहुत एक बड़ी चीज़ है, कोई मतलब जिस तरह F-16 की मिसाल दी जाती है पूरी दुनिया भर में, हम जितनी भी बात कर लें लेकिन F-16 क्या कहते हैं जो F-16 एयरफ़ोर्स के लोग होते हैं दुनिया भर के वो कहते हैं यार उस जैसा जहाज़ शायद कोई भी नहीं है, जितने मर्ज़ी हम बात कर लें। इवन F-35 हालाँकि वो द मोस्ट लेटेस्ट जेट फाइटर है, लेकिन उसके बावजूद उसकी अपनी एक मार्केट और एक वो है प्रेज़ेंस उसकी है और लोग चाहते हैं कि यार हमारे एयरफ़ोर्स के पास F-16 मौजूद रहे। अच्छा एक चीज़ कि अगर मैं जेट-10 को राफ़ेल के साथ वो करूँ, तो किस मतलब परसेंटेज पे होता है? ठीक है, फ्रांस की टेक्नोलॉजी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से आगे है। ये सबको पता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी लाज़मी-सी बात है, मैं ये नहीं कह सकता कि चाइना ने जो चीज़ बनाई है, वो बिल्कुल ही बस ऐसी होगी कि वो जस्ट हवा में उड़ सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि हम कहें कि नहीं जी यार, इसमें ये वाली चीज़ है और इसमें ये है? देखिए J-10 में, और अगर हम मोटा-मोटा बात करें अपना राफेल की, पहला सबसे इम्पोर्टेंट था फायर पावर। जो राफेल में फायर पावर है, वो J-10 में नहीं है।
जो राफेल का इंजन भाई एडवांस है, राफेल के एवियोनिक्स बहुत एडवांस है, राफेल का रडार बहुत एडवांस है, जी, राफेल का एयर टाइम जितनी देर वो आसमान में रह सकता वो बहुत एडवांस्ड है, जी, राइट? राफेल्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि J10 में एग्जैक्टली डू दे कम्युनिकेट और नॉट। जी, और J10 फखर भाई इज नॉट अ टाइम टेस्टेड मशीन, राफेल इज अ टाइम टेस्टेड मशीन। जी। ये खुद देखिए, फ्रांस से यहाँ तक उड़ के आते हैं, मिड एयर रिफ्यूलिंग हुई थी एयर फ्रांस ने की, और वो पूरा उतर वहाँ उतरे और सीधा इंडिया में आए। तो मतलब दिस इज ब्रॉडली व्हाट आई नो, मैंने इसको बहुत डीपली स्टडी नहीं किया है, ओके। बट अगर मैं कहीं पे भी देखा, मैंने जितने भी कंपैरिजन मैंने देखे हैं, मतलब सच ही बताऊं कि आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ आंसर्स टू दिस, बिकॉज मैंने J10 को वाकई ना रफेल। बड़ी-बड़ी वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाँ हाँ। टेक्निकलिटीज़ में नहीं जा रहे। एक सादा एक नहीं मतलब इसीलिए पाकिस्तानी या एक सादा सिंपल हिंदुस्तानी जो कहता है कि हाँ यार हमारे पास ये, और पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं हमारे मैं पास ये है, वो एक बात है। बाकी वो तो लाज़मी सी बात है, एक अलग बहुत बड़ी फील्ड है दोनों की। वही मैं आ रहा था उसमें। देखिए, जी, आपने जी। J17 और तेजस पूछा, मैंने आपको सारे फीचर बता दिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। J10 और राफेल का वाकई कोई कंपैरिजन है नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा डाटा ओपन फोरम में नहीं। अगर एक 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 जेन्युइन जैसे LCA तेजस का थंडर से कंपैरिजन है, इसमें आप देना ही नहीं कर सकते, बिल्कुल एक ही क्लास में तो कंपैरिजन है। तो ओके, इसलिए हमें सारा डाटा पता है। J10 को पीपल डू नॉट सी एज अ competitor to Rafael, so there is not a lot of competitive data ओके, available। मतलब ये राइट, मेरी राइट। नजर से नहीं गया, बिकॉज वो हुँ, कंपटीशन हुँ। में देखा नहीं जाता, गॉट इट। राइट? आप सुखोई का राफेल से कंपटीशन कर सकते हो, राइट? हुँ, बट इट हुँ, इज हुँ। बेटर देन इवन सुखोई। बट हुँ, अगर हुँ। आप J10 का राफेल से कंपैरिजन, आई हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ स्टफ अराउंड इट, क्योंकि दे ओके। रियली आर नॉट कंपिटिटर्स। ओके, फाइन, फाइन, फाइन। अच्छा सुमित भाई एक चीज़ और बात करेंगे, और वो ये कि मतलब डॉक्टर जयशंकर साहब ने विज़िट किया, जिस तरह यूएनजीए का एक सेशन चला, और वो रिप्रेज़ेंट कर रहे थे हिंदुस्तान को। नरेंद्र मोदी जी नहीं गए थे वहाँ पर, उनकी जगह भी रिप्रेज़ेंटेशन उन्होंने की वहाँ पर आपकी कंट्री की। अच्छा, फिर जब एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई, तो F-16 वाली बात जो पाकिस्तान को $450 मिलियन का हुआ, और मेरे और आपका एक शो भी आज गालिबन 2 जी। हफ्ते पहले हमने किया था। अच्छा, वहाँ पे भी ज़िक्र छिड़ा। तो डू यू थिंक सिर्फ़ F-16 की बात नहीं है, क्या हिंदुस्तान को लगता है कि पाकिस्तान वापस जो है अपने पुराने आप दोस्त कहें या कुछ भी कह दें उसको, ठीक है? उसकी तरफ वापस आ रहा है, कोई ऐसी बात है? या मतलब ये रूटीन मैटर्स है, जयशंकर साहब बात करेंगे, वो करनी है उन्होंने, लेकिन वो कहते हैं कि यार बाकी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता हमें। देखिए फगर भाई, इस पे हम बात कर चुके हैं। देखिए है क्या, पहले हमें समझना पड़ेगा मैं जो सिर्फ़ ये इसकी बात कर रहा हूँ कि वॉशिंगटन में नहीं क्या नहीं। पाकिस्तान अपनी जगह वापस ले, F-16 वाली तो एक मतलब हाँ, इसके तो साथ एक जुड़ी हुई उसी में वैसे आ की बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जी, मैंने जी। हम दर्शकों के लिए कहा, हमने इस पे पहले भी एक वीडियो जी, कर प्लीज़। रखा है। बिल्कुल, बिल्कुल आप। देखिए फगर भाई है क्या, अगर आप F-16 का पैकेज को स्टडी करें, करीब $450 मिलियन मिलेंगे लॉकहीड मार्टिन को, पाकिस्तान जी, को पैसे। बिल्कुल। और लॉकहीड मार्टिन आपको उसमें अपग्रेड करके देगा। बेसिकली जो अपग्रेड हो रहा है, तीन चीजें हो रही, सॉफ्टवेयर हो रहा है, रडार हो रहे हैं, और एवियोनिक्स हो रहे हैं। इसमें कोई नया मिसाइल या नया सिस्टम नहीं लग रहा। अब मेरे को एक चीज की क्लैरिटी नहीं है, जो मुझे नहीं पता, वो है कि राइट। अगर आपके पास जो मिसाइल्स हैं, मान लीजिए आपके पास अभी 100 पड़े हैं, तो आप उनसे 200 मांग रहे हैं, क्या वो 200 मिलेंगे? जो 100 का स्टॉक था, जिनसे 70 बचे, 30 मिलेंगे? दिस इज द क्लैरिटी व्हिच आई डोंट हैव, ऑब्वियसली ओके। आई कैन नॉट हैव। जी। उसके बाद भी एक बड़ा सवाल आता है कि अपग्रेड कब होगा, कब तक खत्म होगा, इसमें कितने जहाज अपग्रेड हो पाएंगे, कितने नहीं हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपग्रेड होने के बाद भी फ्लीट की अवेलेबिलिटी टाइम कितना है। अभी मेरे हिसाब से आपकी F-16 फ्लीट का अवेलेबिलिटी टाइम बहुत कम होगा, मतलब हुँ। इट विल बी समवेयर बिटवीन 30 to 50%, जहां तक मेरा आइडिया है। जी, बिकॉज बहुत, क्योंकि कुछ तो 83 84 में आए थे, ऑलमोस्ट 40 साल पुराने कुछ मशीनें हैं, और जी। 40 साल F-16 का एंड ऑफ लाइफ है। और अभी आप देखेंगे तो यूएस एयरफोर्स में 10% F-16 बचा है, जिसको 25 या 26 तक निकाल देंगे, जिसमें से ऑल ऑफ देम आर वाइपर्स, दैट द अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ F-16, जी, बिल्कुल। राइट? उनको भी निकाल रहे कि भैया अपडेट हो गया। तो पहले ये समझनी पड़ेगी, इसलिए अमेरिका ने बहुत क्लियर कहा था, इट डज नॉट अपसेट द बैलेंस ऑफ पावर। ओके। बैलेंस ऑफ पावर को अपसेट नहीं करता। जी, बट अब मुद्दे पे आते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने मुद्दा क्यों उठाया। देखिए, जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि इससे पावर अपसेट होगा, हमने ये नहीं कहा कि मिलिट्री पैराडाइम्स अपसेट हो रहे हैं, हमने ये नहीं जी, कहा कि भाई इससे जी अब हमारी सिक्योरिटी में रिस्क आ गया, क्योंकि हमें भी आइडिया है कि अपग्रेड क्या क्या नहीं। और अपग्रेड की आपको एक और चीज बताऊं, जी। जैसे ये चीज है, एक छोटी सी चीज है ये, जी, आप बिल्कुल। बिल्कुल, ये बिल्कुल। चाहे 10 रुपए की या 50 रुपए की होगी मार्केट में, राइट? राइट। 50 रुपए की मान लेते हैं, एक दुकानदार नहीं देगा, दूसरे से लेंगे, दूसरे से नहीं देगा, तीसरे से लेंगे। अब अगर आपको यही लॉकहीड मार्टिन पैकेज में दे रहा है, बोलेगा भाई ये 500 रुपए की है,
तो हुँ, वहां यू कैन नॉट नेगोशिएट, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट दे से। वो ओके किस फाइन। चीज की क्या कीमत लगाते वो उनके हाथ में है। बिल्कुल ठीक। अभी आप पैसे देके तो खरीद नहीं रहे, क्योंकि पैसा मिलेगा लॉकहीड मार्टिन को, वो सामान आपको देगा। अब वो किस चीज की क्या कीमत लगाए, मतलब 5 रुपए की चीज वो 500 में भी बता सकता, आप कुछ नहीं कर जी, सकते। बोलेगा मेरी चीज इतने की है भाई, मैं इतने में करूँ, मतलब वो जी मोनोपोली बिल्कुल, होती है, राइट। पहली बात। इसलिए हमने इस चीज को लेके ऐतराज नहीं करा। हमारा ऐतराज था कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि नो एड टू पाकिस्तान, नथिंग, ये बंद हो गया था। अब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक ये पॉलिसी क्यों बदली है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है। अभी एक मेजर चेंज आया है, मतलब जब से बाइडेन साहब आए और डोनाल्ड ट्रंप के आने का, व्हाट इज दिस चेंज? इट इज नॉट अबाउट व्हाट आवर F-16s कैन डू अप टू अपग्रेड। जी बिल्कुल। Change is why there is a shift in American policy. What are the reasons for that? और जहां तक मुझे समझ आया तो उसके कुछ रीजंस भी है। भाई रीजन सिंपल है, जब हम हमेशा कहते हैं विल लुक एट आवर नेशनल इंटरेस्ट, तो देखिए, अमेरिका कभी भी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ अपना, वो कहते हैं ना, हाथ पैर आंख नाक कान फंसा के रखना चाहता, जीरो नहीं छोड़ता। जी, क्योंकि उनको डर है कि कल को ये तालिबानी फिर खड़े हो गए तो तब पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ेगी। जी, ये उनको कहीं न कहीं एक डर है। ये एक सच्चे बोलूँ, उनको एक डर है, तालिबान कल को फिर रिग्रुप हो गया। और अब की बार राइट, का तालिबान तो जानते हैं दुनिया भर के सारे लोग इनके साथ हैं, अकेले नहीं है ये। राइट। तो इसीलिए वो अपनी ये एक कुछ ना वो चवन्नी अट्ठानी फँसा के रखना चाहते हैं। जी, जी, दूसरा पॉइंट, दे डोंट वांट पाकिस्तान टू गो वेरी वीक, ताकि वो तालिबान से भी नहीं लड़ पाए। तालिबान के खिलाफ आपके पास एज क्या है? आपके पास एज है एयरफोर्स, जी, करेक्ट? जो उनके पास नहीं है। तीसरा पॉइंट जो मुझे लगता है कि वो जो हमने रशिया से तेल लिया, रशिया से कोल लिया, जी, रशिया से S-400 लिया, तो वो भी हमें थोड़ा बहुत, कह रहे हैं ना, पिन प्रिक, थोड़े बहुत पिन इधर-उधर चुभा रहे हैं कि ठीक है हम पाकिस्तान के ना जेट अपग्रेड कर देंगे। जी, तो ये वही हो रहा है, क्योंकि आप मतलब अब, क्योंकि ऐसा हो रहा था, ये दिखाया जा रहा था जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में, जी, अरे ये अमेरिकन तो ना इंडिया कैट्स का एक्ट लगा पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, ना कुछ बोल पाते, ना तेल खरीदने से रोकते, ना कुछ भी नहीं कर पा रहे यार ये। और आपके मीडिया ने भी खूब उठाया कि ऐसा क्या है कि अमेरिका के किसने हाथ पैर बांध दी, कुछ नहीं कर पा रहा। अब अपनी इज्जत उज्जत बचाने के एटलीस्ट करे, नहीं तुम्हारे होते हुए हम पाकिस्तान के F-16 अपग्रेड करेंगे। इसमें मैसेजिंग भी है, इसमें पाकिस्तान का हिसाब किताब भी बन गया, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एमन अल जवेरी की डील का ये पार्ट था। जी, जी, ये पार्ट था एमन अल जवेरी की डील का। पता, ये तो देखिए, ये कंफर्म कोई कर नहीं सकता, ये सब दीज आर ऑल एनालिटिकल थिंग्स व्हाट यू कैन हुँ, एनालाइज। बट कुछ दो तीन चीजों का फैक्टर है। एक तो इंडिया को थोड़ा चेक एंड बैलेंस करना, एक पाकिस्तान में अपनी चवन्नी अट्टनी फंसा के रखना, कि अमन अल जवेरी वाला एंगल है। इन दो तीन चीजों का कंबाइंड इफेक्ट है। बट अगेन जो सवालिया निशान, वो ये डील कब तक होगी। इसमें जो हुँ। अमेरिका ने आपको पहले 100 मिसाइल दिए थे, कि आप 200 ले पाओगे, या जो आपने 20 30 नहीं तो 200 एक ख़त्म कर रहा हूँ लेकिन ये वाली चीज़ कि क्या हिंदुस्तान को अब लग रहा है न्यू दिल्ली को कि मतलब जो 2-3 साल रहे एक बड़ा आप लोगों का मतलब जिस तरह क्वाड वॉड सारा कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान नहीं था। ये 2-3 साल ऐसा था कि जैसे पाकिस्तान है ही नहीं। मतलब जी। वॉशिंगटन के साथ हमारा एक पुराना हम ठीक है, हमारे यहाँ बड़ी गालियाँ भी दी जाती हैं अमेरिका को, लेकिन उसके बगैर गुज़ारा भी नहीं होता। ये एक एक हकीकत है, हम इसको जो मर्ज़ी कहें और मानें या ना मानें अलग बात है, लेकिन उनके बगैर हमारा गुज़ारा नहीं होता। मतलब अभी जो डोनाल्ड ब्लूम साहब हैं, उन्होंने कल वाघा बॉर्डर का दौरा भी किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के और बेहतर होने चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें क्या मतलब अमेरिका जो है, वो ये करना चाहता है मतलब हालाँकि पहले ऐसा लगता था, मुझे खुद लगता था ऐसे कि जैसे पाकिस्तान बिल्कुल एक्सक्लूड हो गया मुकम्मल तौर पे और हिंदुस्तान के दोस्त भी हम उनसे सुनते थे कि भई आप तो कहीं पे नज़र ही नहीं आते, ना आप कहीं हैं, वहाँ तो रशिया में भी इंडिया है, मॉस्को में भी और वाशिंगटन में भी इंडिया है। देयर इज़ नो पाकिस्तान इन मतलब रशिया में तो हम थे, पहले भी नहीं थे खैर, लेकिन वाशिंगटन से भी गायब हो गए, रियाद से भी गायब हो गए और बाकी भी बड़ी-बड़ी जगहों पे जहाँ पे हमारी प्रेज़ेंस हुआ करती थी। तो आपको लगता है कि अब कुछ वापसी हो रही है पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान की वापसी पाकिस्तान के हाथ में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के हाथ में। देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे चलती है? आपकी फॉरेन जी, पॉलिसी चलती है, मान लीजिए अमेरिका हमारे से नहीं बनती, तो अमेरिका आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कल को हुँ, हमारी चाइना से बनेगी नहीं, तो चाइना आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कल को हमारी अफ़गानिस्तान से नहीं बनेगी, तो अफ़गानिस्तान आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। कल को हम ओमान से लड़ लें, तो ओमान आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। आप बिल्कुल। अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी दुश्मनी को देखते हुए बनाते हो, आप अपने इंटरेस्ट को देखते हुए नहीं बनाते। जी, जो आप इतना चाइना के वो पास आ गए थे, और वो कहते हैं ना, पपिया जपिया पा रहे थे चाइना की, जी, जी, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका को पसंद नहीं था। देखिए, टुडे पाकिस्तान इज नॉट अ सिक्योरिटी थ्रेट इन साउथ एशिया। पाकिस्तान इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया, अमेरिका हमें भी पता है।
थ्रेट कहाँ से? थ्रेट आता है चाइना से। जी, आप जितनी चाइना से दूरी बनाओगे, उतनी आपकी अमेरिका से नज़दीकियाँ हो सकती हैं। जी, जी, आपको कहीं न कहीं कोई न कोई जगह उस वॉशिंगटन में मिलेगी। पर जी, जी, जितना आप चाइना के पास जाओगे, फिर आप देखिए, आप हिंदुस्तान की से भी दुश्मनी पाल लो और चाइना के भी पास जाओ, तो आपने अमेरिका के दोस्त से भी दुश्मनी कर ली और दुश्मन से के आप दोस्त हो। नहीं तो अब तो वो एंथोनी ब्लिंकन साहब ने ये भी कहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, तो पाकिस्तान की वो हेल्प करे। ये तो बाकायदा स्टेटमेंट उनकी तरफ से बिल्कुल, ऑफिशियल, और उसपे हम चाइना ने काफ़ी रिएक्शन भी शो किया है। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ। देखिए, हम अमेरिका के दोस्त हैं, आप हमसे दुश्मनी करके बैठे हो जी, हुँ। ठीक है? और जो अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन है, वो है चाइना, आप उसके दोस्त हो। यहाँ डबल प्रॉब्लम है, सिंगल जी, जी। प्रॉब्लम नहीं है, डबल प्रॉब्लम। डिप्लोमैटिकली इट्स अ डिज़ास्टर। देखिए, ओके। डिप्लोमैटिकली यू कैन नॉट गेट इंटो अ सिचुएशन जहाँ आपके पास 2 टॉर्क लग रहा हो आप पे। टॉर्क जी। होता है ना, कहते हैं एक वेक्टर ऐसे घूमता है, एक ऐसे घूमता है। तो फिर तो आप गोल घूमेगा ही ना, जिसे हमारा जी, जी। इंजन भी चलता है, ऐसे से चलता है ना क्रैंक, तो जी। व्हील ऐसे से घूमता है। तो आपको अगर व्हील की तरह नहीं घूमना है, आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो सेटल करना पड़ेगा। और हुँ। मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरा एनालिसिस कहता है फगर भाई, जितना आप चाइना से दूर हटे, उतना आपकी संभावनाएँ, चांसेस है कि आप अमेरिका के पास है। अभी भी अमेरिका आपकी मदद कर रहा है। फ्लड में भी चाइना कोई मदद नहीं कर रहा। जी। अमेरिका ने भी आपको लोन दिया, एड दिया, पर उसने कभी ज़मीन और पोर्टों पे कब्ज़ा नहीं किया। उसने अपने हुँ। लोग नहीं भेजे यहाँ पे, कुछ नहीं किया जी, जी। उसने। तो पर ये अब पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि लॉन्ग रन में उन्हें करना क्या है। ओके। देखिए, मैं आपको शुरू से कहता हूँ फगर भाई, 3 कैंप बनेंगे दुनिया में। एक इंडियन, एक अमेरिकन, एक चाइनीज़। हर एक को किसी न किसी कैंप में सेट होना पड़ेगा। अब जी। जिसको चाइनीज़ कैंप पकड़ना, तो ठीक है, चाइनीज़ कैंप जो इंडिया के साथ आना चाहे। आप मालदीव्स की बात करें आज नेपाल की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, जी। ये कहीं न कहीं इंडियन के कैंप में जुड़ते जा रहे हैं। आज आप राइट। अर्मेनिया की बात करें, तो ये इंडियन कैंप में कहीं न कहीं लोग आउट ऑफ, इवन ओके। अब यूरोप से भी जुड़ने लगे। और अमेरिका का अपना वर्चस्व तो है ही, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। और राइट। रशिया का अपना एक एरिया है। भई वो उस एरिया का बादशाह है, वो पूरी दुनिया में, उसकी ग्लोबल एम्बिशन नहीं है रशिया की, अब मेरे एरिया में मुझे एग्री। वर्शिप। तो अब राइट। पाकिस्तान को डिसाइड करना भाई कि वो कहाँ जाना। अगर जितना आप चाइना से हटोगे और उतना आप अमेरिका के पास आओगे, फाइन। और अगर आप चाइना से नहीं हटोगे, तो ऐसे ही चलता रहेगा। ओके। बिल्कुल देखना पड़ेगा कि अभी क्योंकि पॉलिसी कहाँ पे जा रही है। काफ़ी एक लंबा दौरा रहा हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, और काफ़ी मुलाकातें हुई, और यहाँ पे जो अमेरिकन एम्बेसी है वो भी एक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम उस हमें नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इससे पहले उन्होंने तुरखम का एक विज़िट किया था, आज से 2 माह पहले अमेरिकन एम्बेसडर ने अपने कुछ लोगों के साथ, और अभी लाहौर का उन्होंने दौरा किया है, वहाँ के काउंसलर उनके साथ थे। तो ये चीज़ें अब लग रहा है कि शायद पाकिस्तान कमिंग बैक टू हिज़ ओल्ड अलाय, या फिर उसका जो पुराना कैंप था असल वाला, वहाँ पे शायद उसकी वापसी हो रही है। ग़ालिबन हिंदुस्तान के अपने कंसर्न्स होंगे, मैं उसका वो नहीं कर सकता, लेकिन ये शायद है कि मेरे ख़्याल में उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों का फ़ायदा है। ख़ैर एनीवे, ख़त्म करेंगे, और इस पे किसी और टाइम भी सुमित साहब के साथ कोई और शो भी रखेंगे स्पेसिफिक इसके ऊपर, क्योंकि आज हमारा था मिलिट्री इक्विपमेंट्स के ऊपर, लेकिन बीच में ये बात लंबी हो गई और यहाँ तक पहुँची। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, एंड व्यूअर्स आपके देखने का बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फगर भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।